गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस के सीरीज में हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के क्या इम्पोर्टेंस हैं, उससे क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, उनमें कौन कौन से चीज़ आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में, पुरातात्विक के स्रोत जिसको हम हिंदी में कहेंगे, हम उस पर बात करेंगे। और एक ये बात यहाँ जानना जरूरी है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है वो बहुत ऑथेंटिक माने जाते हैं। लिटरेरी सोर्सेस से अगर हम तुलना करें तो लिटरेरी सोर्सेस से ज़्यादा ऑथेंटिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस माने जाते हैं, इसलिए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में बहुत ज़्यादा हेर फेर की संभावना नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल लें इंस्क्रिप्शंस की, तो इंस्क्रिप्शंस नॉर्मली पिलर्स पर, रॉक्स पर या कॉपर प्लेट चार्टर्स पे इंस्क्राइब किए जाते थे, उस पर खुदवाए जाते थे, तो उसमें हम आसानी से कोई हेर फेर नहीं कर सकते। जैसा कि लिटरेरी सोर्सेस में मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया हूँ कि लिटरेरी सोर्सेस में बहुत सारी बातें बाद में जोड़ी गई, या फिर जो बाद में प्रतिलिपियाँ बनाए, कॉपी किए, वो अपने हिसाब से उनमें विचारों में कुछ हेर फेर किया, या उनके अपने विचारों का प्रभाव उसमें नज़र आता है। इस तरह का कोई हेर फेर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में, इंस्क्रिप्शंस में करना आसान नहीं था। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के को जानने के लिए। दूसरी बात, जो भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह इशू किए गए या क्वाइंस जो इशू किए गए, उस पर कुछ ना कुछ ईयर रहता था, या क्वाइंस पर राजा की आकृति होती थी। तो इन सब चीज़ों से हम एक टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड को आसानी से जान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर राजा का टाइम पीरियड क्या था, या फिर उसके राज्य का एक्सपेंशन कितना था। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से जान सकते हैं। एक और बात यहाँ जो है कि हिस्ट्री की शुरुआत से पहले, मतलब प्री हिस्ट्री पीरियड जो है और प्रोटो हिस्ट्री पीरियड जो है, उसका इतिहास जानने के लिए हमारे पास जो सबसे एक महत्वपूर्ण साधन है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। इसलिए कि लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास उस पीरियड का उपलब्ध नहीं है, तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर ही डिपेंडेंट हैं उस पीरियड के इतिहास को जानने के लिए। तो इन सारे पहलुओं की चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या आते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इससे प्राचीन भारत के इतिहास की एक तस्वीर को बनाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस के बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि वो नॉर्मली रॉक्स पर, पिलर्स पर और कॉपर प्लेट चार्टर्स पर लिखे जाते थे। जो राजाओं के आदेश होते थे, उनके आदेशों को लिखा जाता था, या फिर उनके जो बिलीफ होते थे, या उनसे, जैसे अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें भी लिखी गई है, कुछ धम्मा से जुड़ी हुई बातें भी लिखी गई है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और जो पहला इंस्क्रिप्शन मिला है वो अशोक का ही मिला है, जो ब्रह्मी लिपि में लिखी गई है और प्राकृत भाषा में लिखी गई है। हालांकि कुछ इंस्क्रिप्शंस खरोष्टी लिपि में और कुछ अरामाइक में भी मिली है, तो उस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। इंस्क्रिप्शन पर अलग से मैं एक टॉपिक ही बनाऊंगा जिसमें सारे इंस्क्रिप्शंस, अशोकन इंस्क्रिप्शंस और भी जितने इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज या दूसरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए मैं एक अलग टॉपिक दूंगा। लेकिन अभी सोर्सेस में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो सबसे पहले डेसिफर हुए, सबसे पहले उद्घाटित किया गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जो ब्राह्मी लिपि में थी। और उसके बाद अशोक के पीरियड की जानकारी हमको मिलती है, अशोक के राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, उसकी जो सोच थी, उसका जो विश्वास था, या लोगों में जो मैसेज देना चाहता था, वो सारी जानकारियाँ हमको अशोक के इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। और नॉर्मली अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो पॉपुलर प्लेसेस पर या ट्रेड रूट पर या पोर्ट पर उसको लगाया जाता था,
जिससे उसके राज्य का विस्तार या उसके इकोनॉमी के डेवलपमेंट, इन सब के बारे में हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शंस के फील्ड में माना जाता है। उसके बाद भी बहुत सारे राजाओं ने और उनके मंत्रीगण ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री को बताने में हमारे लिए मददगार है। नॉर्मली इंस्क्रिप्शंस को दो पार्ट में बांटा गया, एक राजकीय रॉयल इंस्क्रिप्शन, राजकीय अभिलेख, और दूसरा निजी अभिलेख, प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस। राजकीय अभिलेख जो हैं वो राजाओं के प्रशस्ति में या उनके कवियों के द्वारा या उनके अधिकारियों के द्वारा लिखे गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई, और ये बेसिकली अशोक का ही पिलर एडिक्ट था, उसी पर इसको लिखा गया है। जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया, हरिसेन ने समुद्रगुप्त के जो जय विजय अभियान थे, जो उसके तारीफ में उसके कार्यों की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में करता है, जिससे हमको समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार और भी बहुत सारे राजाओं के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिससे हमको उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं भोज का ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, फिर नासिक इंस्क्रिप्शन जो गौतमी बलश्री का है, फिर ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो पुलकेशिन द्वितीय का है, फिर उसी तरह से स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख जो है वो, फिर जूनागढ़ अभिलेख है। इन सब इंस्क्रिप्शन से हमको उस पीरियड के बारे में, इन राजाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, और जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बहुत ही योगदान देते हैं। इसी प्रकार जो कॉपर प्लेट चार्टर इशू हुए, जो भूमिदान लैंड ग्रांट के रूप में जो लोगों को दिए जाते थे, उससे हमको उस समय के राजाओं के दान करने की प्रवृत्ति, किसको दान दिया गया, किस अवसर पर दिया गया, ये जानकारी मिलती है। फिर गुप्त काल में ये प्रक्रिया बहुत बढ़ गई, लैंड ग्रांट की प्रक्रिया बहुत बढ़ गई, और गुप्त काल के बाद हम पाते हैं कि बड़े पैमाने पर लैंड ग्रांट होता है, और इससे हम एक ये अंदाजा भी लगाते हैं कि शायद फ्यूडलिज्म की शुरुआत, सामंतवाद की शुरुआत उस समय से हो गई, जो 12वीं शताब्दी तक रही है, जो गुप्त काल के बाद का पीरियड है। हालांकि हर्षवर्धन ने बीच में कुछ कंसोलिडेट करने का प्रयास किया था, लेकिन गुप्त काल के पतन के बाद का जो पीरियड है और 1200 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो एक फ्यूडल सिस्टम से होकर गुजरा, और जिसका प्रमाण हमको बृहद पैमाने पर लैंड ग्रांट चार्टर से मिलता है, और हम ये जान पाते हैं कि एक फ्यूडल सिस्टम, एक फ्यूडलिज्म की प्रथा, सामंतवाद की प्रथा उस समय से विकसित हो रही थी। निजी अभिलेख की जहाँ तक बात है, तो निजी अभिलेख मुख्य रूप से मंदिरों पर और मूर्तियों पर पाए गए हैं। इससे हमको दो तीन जानकारियाँ मिलती है। एक कि उस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, या मूर्ति की प्रतिस्थापना कब की गई थी। इसके अलावा उस समय के जनसाधारण की और राजा की धार्मिक बिलीफ, विश्वास क्या था, ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा इन अभिलेखों से हमको भाषा के विकास की भी जानकारी मिलती है। जैसे हम गुप्त काल के पहले की जो अभिलेख देखते हैं, वो हम देखते हैं कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है, और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो भी लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो भाषा का भी एक क्रमिक विकास कैसे कैसे हुआ है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है इन अभिलेखों से। अभिलेखों की तुलना हम साहित्यिक सोर्सों से भी करते हैं। कुछ साहित्यिक सोर्स और अभिलेख में हमको समानता भी मिली है। जैसे महाभारत से हमको पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसी प्रकार उसी वंश का जो वंशज था धनदेव, उसका जो अयोध्या से अभिलेख मिला है, उसमें भी इस बात की पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये समानता दोनों में मिलती है, और इसके आधार पर, इस समानता के आधार पर हम एक सही कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो कई बार अभिलेखों से और
साहित्यिक स्रोतों में समानता मिलने से एक ऑथेंटिसिटी मिलती है। इस तरह से अभिलेख जो हैं, इंस्क्रिप्शंस जो हैं, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साधन है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में। कुछ तो ऐसे भी राजवंश हैं जिनका इतिहास अभिलेखों पर ही आधारित है। कोई साहित्यिक स्रोत बहुत हमको नहीं मिलते हैं, जैसे सातवाहन, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सारे जो वंश हैं, इन वंशों का इतिहास जानने के लिए हमको मैक्सिमम अभिलेखों पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। इन अभिलेखों के द्वारा हम इनके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, इनके इतिहास की संरचना और रचना करते हैं। इसलिए अभिलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। कुछ अभिलेख हमको विदेशों से भी प्राप्त हुए हैं और उन अभिलेखों के आधार पर भी हम बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एशिया माइनर में बोगाजकोई, वहाँ से 1400 ईसा पूर्व का एक संधि पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नाशक्य देवताओं का जिक्र है। तो इससे ये लगता है कि आर्यों के जो देवता थे उन्हीं का जिक्र उसमें किया हुआ है, मतलब वहाँ भी आर्यों के वंशज रहते थे। तो इससे हमको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है। फिर मिस्र के तेलुअल अम्नों से मिट्टी की कुछ तख्तियां प्राप्त हुई है, जिस पर बेबीलोनिया के राजाओं का नाम अंकित है, और वो नाम ईरान और भारत के आर्य राजाओं से मिलता जुलता है। तो एक समानता हमको इसमें भी नजर आती है, उन अभिलेखों से हम इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार पर्सिपोलिस और बेहिस्तोन अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि ईरानी राजा दारा प्रथम ने सिंधु पर कब्जा कर लिया था। तो ये अभिलेख, जितने भी अभिलेख मिले हैं, वो प्राचीन भारत के इतिहास की संरचना में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो अभिलेखों पर हम अभी इतनी ही चर्चा करेंगे। फिर इंस्क्रिप्शंस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, जिसमें जितने इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सिक्के, क्वाइंस। क्वाइंस से भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, लेकिन अगर क्वाइंस की बात करें हम, तो सबसे पहला जो भारत में क्वाइन मिला, जिसको पंचमार्क क्वाइन कहा जाता है, हिंदी में आहत सिक्के कहे जाते हैं, लेकिन उन पंचमार्क क्वाइन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था, कुछ इंस्क्राइब नहीं होता था, बस कुछ आकृतियां बनी होती थी जिनका सही ढंग से अर्थ निकालना आसान नहीं है, लेकिन इससे ये पता नहीं चल पाता है कि किस राजा ने उसको जारी किया था। और नॉर्मली वो सिर्फ राजा के द्वारा जारी नहीं किया जाता था, बल्कि व्यापारियों के द्वारा, व्यापारिक श्रेणियों के द्वारा, गिल्ड्स जो थे वो भी उसको जारी करते थे। तो भारत में जो पहला क्वाइन इस्तेमाल में आया वो पंचमार्क क्वाइन था। लेकिन बाद में जब इंडो ग्रीक लोग भारत में आने लगे, तो इंडो ग्रीक लोगों ने जो क्वाइंस जारी किया था, या जो क्वाइन वो उपयोग करते थे, जो सिक्के वो उपयोग करते थे, उसमें कुछ इंस्क्राइब रहता था, कुछ आकृतियाँ होती थी, जो राजा जारी करता था उसकी भी आकृति होती थी। तो वहाँ से हमको क्वाइन से एक इम्पॉर्टेंट पीरियड का इतिहास जानने में मदद मिलती है। बाद में जो पल्लव आए, शक आए, कुषाण आए, उन लोगों ने भी उसी तरह के क्वाइंस जारी किए, और उसी से जो इंडियन रूलर्स थे वो भी प्रभावित होकर बाद में उस तरह के क्वाइंस जारी करने लगे, जिस पर कुछ ईयर इंस्क्राइब होता था, या राजा की कुछ बातें या तस्वीर होती थी, जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते थे कि वो किस पीरियड का क्वाइन है और वो किस राजा ने जारी किया है। और क्वाइंस के आधार पर हम बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। जैसे अगर हम बात करें तो गुप्त काल है, गुप्त काल में मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइन जारी किए गए। अब जहाँ से बहुत ज़्यादा गोल्ड क्वाइन मिला है, या दूसरे किसी भी राजा का जो क्वाइन चलता था या जो जारी करते थे, वो जिस स्थल से बहुत मिला है, इससे हमको एक जानकारी ये मिलती है कि वो स्थल, वो प्लेस जो है उस राजा के अंतर्गत आता था, या व्यापारिक रिश्ते किन क्षेत्रों से थे वो भी इस क्वाइन से पता चलता है।
एक्सटेंशन क्या था राजा का, उसके एम्पायर का एक्सटेंशन कितनी दूर तक था, यह भी जानकारी हमको उसके क्वाइन से मिलती है। इसके अलावा जो रिलीजियस बिलीफ है राजा की, वो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैसे अगर हम बात करें तो गुप्त काल के जो क्वाइंस हैं उसमें गरुड़ की तस्वीर बनी हुई है, तो इससे एक ये अंदाजा लगता है कि वो लोग भागवत धर्म को प्रश्रय देते थे। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि एक ऐसा भी क्वाइन मिला जिसमें समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था। फिर कुछ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम का कुछ हमको सिल्वर कॉइन भी मिलता है जो नॉर्मली उस समय सब लोग यूज करते थे, तो इससे एक ये अनुमान लगाया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शाकों को पराजित किया था, और वहीं से ये सिल्वर कॉइन का कंसेप्ट गुप्त साम्राज्य में आया। फिर किस मेटल का वो बना हुआ है, तो इससे उस समय के कौन से मेटल मिलते थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, तो इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। या जब नंबर ऑफ क्वाइंस बढ़ते हैं तो उससे व्यापार बहुत विकसित हो रही है, क्या बहुत सारे क्वाइंस इशू किए जा रहे हैं, तो क्या व्यापारिक वृद्धि हो रही है, इसका भी एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो ये क्वाइंस बहुत बड़े इंपॉर्टेंट साधन हैं प्राचीन काल के इतिहास को जानने में। हालांकि क्वाइंस का यूज करना मानव के आर्थिक इतिहास में, भारत के बारे में अगर हम बात करें तो मानव के आर्थिक इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उसको हम एक आर्थिक इतिहास को लिखने में इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाए। उससे हम राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक इतिहासों को ही जानने का प्रयास किए, जबकि किस किस मेटल्स का इस्तेमाल हुआ है, किस रेशियो में मेटल्स का इस्तेमाल हुआ है, तो उसको अगर बारीकी से केयरफुली उसका एनालिसिस किया जाए, बहुत सारी बातों का एनालिसिस किया जाए, तो हम एक अच्छा आर्थिक इतिहास भी उससे लिख सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन उसमें और भी काम होने की आवश्यकता है। तो क्वाइंस भी एक इम्पॉर्टेंट साधन है प्राचीन काल के इतिहास को जानने में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के एक और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो मॉन्यूमेंट्स, मतलब महल, स्मारक या मंदिर, ये सब जो मिले हैं उससे भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। जैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रेट बाथ वगैरह की बात करें, ग्रेनरी की बात करें, तो उससे हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के में जो टाउन प्लानिंग थी उसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मंदिरों की बात अगर हम करें तो उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिर बनाई जाती थी, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर बनाई जाती थी। फिर दक्षिणापथ में नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर एक मिक्स्ड बेसर शैली जिसको कहते हैं, उसमें मंदिर बनाई जाती थी। तो आर्किटेक्चर का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कितना था, इन सब चीज़ों की जानकारी अगर हम मंदिरों का अध्ययन सही ढंग से करें तो इसको जान सकते हैं। इसके अलावा रिलीजियस बिलीफ को भी हम जान सकते हैं मंदिरों का अगर सही ढंग से हम अध्ययन करें। मंदिरों के साथ साथ मूर्तियों से भी हम बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। मूर्तियों से तो एक तो मूर्ति कला का जो विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके अलावा इससे भी हमको रिलीजियस बिलीफ के बारे में जानकारी मिलती है। कुषाण काल की जो मूर्तियां हैं जिस पर जो गांधार शैली का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जो एक फॉरेन इन्फ्लुएंस है, विदेशी प्रभाव है, तो कुषाण काल तक जो मूर्तियां मिलती है जिसमें गौतम बुद्ध वगैरह की जो मूर्तियां बनी हैं उस पर गांधार शैली का प्रभाव है, जिस पर वहाँ के अपोलो की मूर्तियां जिस तरह से बनाई जाती थी उसी तरह से वो मूर्तियां बनाई जाती है और वो नॉर्मली स्टैंडिंग पोस्चर में है। लेकिन गुप्त काल में जो मूर्तियां बनाई जाने लगी वो मथुरा शैली में बनाई जाने लगी, जो बिल्कुल इंडियन स्टाइल है, और उसमें हमको ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन पर ज़्यादा बल दिया गया और नॉर्मली वो सिटिंग पोजीशन में है, योगा पोजीशन में वो बनाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियाँ बनाई गई उसमें सिंबॉलिज्म, संकेतात्मकता बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जिसको आर्ट में कोई बहुत ही निपुण आदमी है वही उसको समझ सकता है। तो मूर्तियों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में। फिर पेंटिंग की अगर हम बात करें तो अजंता, एलोरा, बाघ की जो पेंटिंग है उससे हमको उस समय के
जो पेंटर्स थे उनकी पेंटिंग की कला, फिर जिस तरह के कलर्स, ब्राइटर कलर यूज किए जाते थे, जो अभी तक अजंता की जो पेंटिंग है वो बहुत फेड नहीं हुई है, बहुत ब्राइट कलर का उपयोग हुआ है, हालांकि वो उसके और भी रीजन्स हैं। फिर वो जो रिलीजियस बिलीफ है उसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई है, हालांकि वो गुप्त काल की में बनाई गई है, फिर भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई है। तो वो रिलीजियस बिलीफ के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जैसे मरनासन राजकुमारी वगैरह की जो पेंटिंग है तो हमको जानकारी मिलती है। फिर बाघ की जो पेंटिंग, बाघ की जो गुफा है उसमें जो पेंटिंग मिलती है, नॉर्मली उस पेंटिंग को रिलीजन से अलग करके देखा जाता है, माना जाता है कि वो जन साधारण से जुड़ी हुई पेंटिंग है। तो पेंटिंग से भी हम उस पीरियड के कला के बारे में और उस पीरियड के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, जनजीवन के बारे में, राजाओं के बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं। तो पेंटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट साधन माना जाता है प्राचीन काल के इतिहास को जानने में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो एक अंतिम इम्पॉर्टेंट साधन है वो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक अवशेष। उससे भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, खास करके जो स्टोन एज की जानकारियां हैं वो हमको इससे जानने में ये हमारे मददगार हैं। पुरापाषाण युग में किस तरह से मानव प्राकृतिक साधनों का अपने लिए उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कर रहा था, यह जानकारी हमको इन पुरातात्विक अवशेषों से, आर्कियोलॉजिकल रिमेन से हमको मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो उस समय जो मृदभांड मिलते हैं, या मृदभांड तो बाद में मिलना शुरू हुए, लेकिन हड्डी के और पत्थरों के जो टूल्स मिलते हैं उनके आधार पर हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोहन नदी घाटी का जो एक्सकेवेशन हुआ, वहाँ से जो भी चीज़ मिले उससे हमको ये वहाँ जो खुरदरे रफ टूल्स मिले हैं पत्थरों के, उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि भारत में आदि मानव का जो विकास शुरू हुआ है वो 4 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2 लाख ईसा पूर्व तक हुआ है। बाद में 10,000 ईसा पूर्व के बाद का जो पीरियड है उसके बारे में भी जो हमको जानकारी मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन से मिलती है, जिसको नवपाषाण युग माना जाता है। गोल्डन चाइल्ड के नवपाषाण क्रांति की भी बात करते हैं उसको, जिस समय लोग किस तरह से एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिए थे, किस तरह से कपड़ा बुनना जान गए थे, किस तरह से लोग पशुपालन करना सीख गए थे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उसी से प्राप्त होती है, या किस तरह से वो अपना शेल्टर बनाना शुरू कर दिए थे, किस तरह का उनका निवास स्थान था, किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा था, वो गैदरर और हंटर से किस तरह से प्रोड्यूसर बन रहे थे। इस तरह ये सारी जानकारियां हमको आर्कियोलॉजिकल रिमेन से ही मिलती है। फिर बाद में जब मृद भांडों का प्रयोग होने लगा, पॉटरीज का प्रयोग होने लगा, तो उस तरह उसके बाद हमको कैसे क्रमिक विकास हो रहा है, किस तरह से कल्चर का एक विकास हो रहा है, इसकी जानकारी हमको मिलती है। कई जगह पर बस्तियों के सेटलमेंट के कई लेयर्स मिले, तो उससे एक संस्कृति के विकास क्रम की जानकारी हमको मिलती है। जिससे कई जगह पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति मिली है, उसके बाद वाले लेयर में, उसके ऊपर वाले लेयर में हड़प्पाकालीन संस्कृति मिली है। तो किस तरह से संस्कृति का विकास हो रहा था, वो डिफरेंट लेयर्स का अगर हम अध्ययन करें तो हमको जानकारी मिल जाती है। फिर पॉटरी का अगर हम अध्ययन करें तो वहाँ भी एक क्रमिक विकास हमको नजर आता है। जैसे गंगा यमुना द्वार के क्षेत्र में जो पॉटरी प्राप्त हुए हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले वहाँ ग्रे वेयर मिला है, गेरुए रंग का मृदभांड मिला है। फिर ग्रे वेयर के ऊपर हमको काले और लाल मृदभांड मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर मिले हैं। उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं। तो ये जो एक क्रम मिलता है उससे भी हमको एक क्रमिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे भी हम इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में बहुत सारे मुहरे मिले हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता से जो मुहर प्राप्त हुए हैं उससे उस समय के लोगों के रिलीजियस बिलीफ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर बसाल, जिसको वैशाली कहते हैं, वहाँ से भी हमको कुछ मिट्टी के मुहर मिले हैं
जिससे हमको एक ऐसे श्रेणी के बारे में पता चलता है जिसमें व्यापारी भी रहते थे, शाहूकार रहते थे, माल ढोने वाले रहते थे, सारे उसमें रहते थे और वो विभिन्न नगरों में बसते थे। यहाँ तक ये भी जानकारी मिलती है कि कुछ शिव और मंदिर के जो संपत्ति की देख रेख या उसको संभालने का काम इस श्रेणी के लोग ही करते थे। तो ये मुहरों के आधार पर हमको ये जानकारी मिलती है। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लिटरेरी सोर्सेस में, खास करके महाभारत और रामायण में जो जिन स्थलों की चर्चा हुई है उनका उत्खनन करके इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम कहें तो हस्तिनापुर के उत्खनन के बाद इतिहासकार बीबी लाल ने यह बताने का प्रयास किया कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 9th सेंचुरी BC में हुआ था। तो इस तरह से अब उन ऐतिहासिक स्थलों की भी खुदाई हो रही है और उससे नए नए इतिहास सामने आ रहे हैं। एक चीज़ ये बात देखी गई है कि जो एक्सकेवेशन हुआ है, नॉर्मली एक होता है कि टेक्स्ट एडेड एक्सकेवेशन हो रहा है और उसके आधार पर इतिहास लिखी जा रही है, जबकि एक ज़रूरत इस बात की भी है कि एक्सकेवेशन एडेड टेक्स्ट लिखी जाए। नए नए जगहों की जो खुदाई होती है उसके आधार पर टेक्स्ट लिखी जाए और इतिहास को एक नया आयाम दिया जाए। तो अगर हम एज कंक्लूजन कहें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में और ख़ास करके प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण साधन है और लिटरेरी सोर्सेज से ज़्यादा वो ऑथेंटिक साधन है जिस पर हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं और बाद के जो क्वाइंस हैं, पहले पंच मार्क नहीं लेकिन बाद के जो क्वाइंस हैं उस पर कुछ ईयर मार्क है, उससे हम एक टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी हैं जिन पर कुछ ईयर नहीं लिखा गया है, लेकिन उनके अक्षरों की जो बनावट है, उन अक्षरों की बनावट का अगर हम अध्ययन करें तो हम उन इंस्क्रिप्शंस का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, प्राचीन भारत के इतिहास की संरचना में एक महत्वपूर्ण योगदान विद्यार्थियों को भी और इतिहासकारों को भी देता है। तो आज ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में इतना ही। आगे हम फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।